अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैर से होगे, खुश होगे। VFS 2024 इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। जो बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारे दोस्तों को मुश्किलात भी आए, तो वो एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली मेरा दोस्त गया था, उसको कुछ मुश्किलात आया था और उसका VFS ने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया। वो ये भी शेयर करने वाला हूँ। और दूसरा जो मेरा दोस्त था, आ, उसको भी इस तरह मुश्किलात आई थी, लेकिन उसने उसी टाइम हैंडल करके और डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन फिर बाद में एक्सेप्ट कर दिया जब उसने पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके सेटअप करके उसी टाइम दे दिया। तो बहुत ये छोटी छोटी बात है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम उधर डेस्क पे चले जाते हैं तो उधर ही पता चल जाता है कि यार क्या चेंजेस है और क्या नया अपडेट है और किस तरह चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने जो बुक करना है VFS में सेंट्रल वीजा यूनिट आइडेंटिटी माल्टा में सेंट्रल वीजा यूनिट में जो लिंक होता है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लिंक में जाके आपने अपने कंट्री का जो VFS है वो बुक करना, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, जो भी हो उधर आपको आ जाएगा। उस लिंक के जरिए आप क्लिक करोगे तो आपको VFS में जाके वो 250 यूरो जो आपने पे करना है, वही वही सही है। उसको जो प्रीमियम टाइप होता है, जो आपका पासपोर्ट उधर से आके आइडेंटिटी माल्टा में इधर ही आता है, वो सेंट्रल वीजा यूनिट होता है। तो सेंट्रल वीजा यूनिट जो है ना, इधर आपको वीजा लगा के फिर वापस भेज देता है VFS के जरिए। जो पुराना सिस्टम था, जो कुछ 130 दिरहम का जो वो मिलता था आप लोगों को VFS अपॉइंटमेंट, और आप लोग उधर ही भेजते थे, लेकिन वो प्रोसेस उधर एम्बेसी में होता था। अभी जो है ना, अभी वो 250 यूरो जो आपसे लेता है वो इधर ही आता है माल्टा में। आप वही ये लोग डिसीजन लेके आप लोगों को वापस भेज देता है, तो उसका 250 यूरो है। तो आप लोगों ने जो बुकिंग करना है, आप लोगों ने उधर जाके सेंट्रल आइडेंटिटी माल्टा सेंट्रल वीजा यूनिट बुकिंग उधर जाके, उधर बहुत सारे कंट्रीज होता है, तो आप लोगों ने वो लिस्ट देखना है। वो लिस्ट मैं अब स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने जो 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 कंट्री है उसमें शामिल है वो लिस्ट में, उस पे क्लिक करके आपने वेबपेज की पेज पे जाना है। उधर 250 यूरो पे आपने अपॉइंटमेंट लेना है। फिर कुछ पैसे आपने वेब पेज में भी उधर देना है। उसके बाद भी कुछ फीस है आपने डेस्क पे देना है, बाय कार्ड और बाय कैश आप दे सकते हो। सही है। तो मेरे दोस्त को क्या मुश्किलात आई है, मेरा दोस्त जब गया उसका पासपोर्ट वैलिड था मोर देन 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स, अभी जो नॉर्मली हम देखते हैं 6 मंथ वैलिड होता है तो बस ठीक है, 6 मंथ से ऊपर। लेकिन उसका पासपोर्ट वैलिड था मोर देन 7 मंथ्स। उन लोगों ने अपना उधर का लिस्ट दिखा के बोलता है कि 8 मंथ्स है। उसका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट रिफ्यूज कर दिया, उसने ले लिया। अभी उस बेचारा उसको वो उसने बुकिंग किया था, उसने इंश्योरेंस बनाया था, उसने बहुत सारी कहानी 250 यूरो वो भी चला गया, बहुत सारा नुकसान हो गया उसका। अभी दोबारा उसने अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, तो दोबारा पासपोर्ट बना रहे, तो फिर दोबारा वही अपॉइंटमेंट लेगा, दोबारा इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ क्लियर करके दोबारा भेजेगा। और ये थी उसकी रिफ्यूज करने का, जो यूएपीएस दुबई ने रिफ्यूज कर दिया। 8 मंथ किसी का पासपोर्ट जो वैलिड नहीं है, 8 मंथ से कम है, तो आप लोगों ने नहीं जाना उधर। आप लोग पासपोर्ट रिन्यू करके और चले जाओ। और 8 मंथ से ज्यादा है, 10 मंथ है, 1 साल है, तो चलेगा। उन लोगों ने उधर लिस्ट दिखाया कि हमारा लिस्ट में ये लिखा है, लेकिन वेबसाइट में 6 मंथ दिखाता है। तो ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो ये बहुत ख्याल रखना पासपोर्ट वैलिडिटी का, ना एक्सेप्ट नहीं करा। आपके पास एनओसी होना चाहिए, आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास टिकट होना चाहिए। टिकट का बहुत मसला आ रहा है, टिकट कैसे आप लोगों ने बुक करना है। मैं अपना सजेशन देता हूँ, अगर आप लोगों ने 100% वीजा लेना है और कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते, वीजा में गड़बड़ ना आ जाए, तो आप लोग ऐसा टिकट ले लो ताकि वो रिफंडेबल हो। 200 दरहम 300 दरहम आप उसको पे करके वो पैसा लेते हैं 200-300 दरहम, लेकिन वो सारा पैसा आपसे रिफंडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2000 दरहम का टिकट बुक करते हो तो वो आपको दे देते हैं 2200-2300 पर। तो वो 300 दरहम अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो वो फ्लेक्सिबल भी होता है, वो अपनी डेट के मुताबिक आप आगे भी कर सकते हो,
मतलब आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आपने वीज़ा आया और आपने अभी नहीं जाना उसी दिन, तो आप उसको आगे भी कर सकते हो, मतलब 1 महीना आगे, 2 महीना आगे, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो उसमें ये वो भी है। और एक आपका जो इधर डॉक्यूमेंट आता है ना, आइडेंटिटी माल्टा वेरीफाई करता है, देखते हैं, तो वो वैलिड शो करता है, कंफर्म शो करता है, वो सही होता है। तो मेरा तो ये मशवरा है, जो मेरा दोस्त जो भी है 200-300 दरहम को मत देखो, ऐसा टिकट बुक करो ताकि कंफर्म हो और आपका वीजा लग जाए। दूसरा, हाउसिंग अथॉरिटी रेंटल एग्रीमेंट जो है ना, डिक्लेरेशन पे मत जाओ। डिक्लेरेशन क्या है, उसमें लिखा होता है कि पेपर पिन पे लिखा होता है कि ये मेरा दोस्त है, इस रूम में आ रहा है, ये डिक्लेरेशन है और साइन मारा हुआ है। वो इतना ज्यादा, मेरे मेरे हिसाब से इतना ज्यादा वो उसका वैल्यू नहीं है। एक पेपर पे कुछ लिखा होता है और साइन होता है और ओनर का आईडी कार्ड होता है, उस पे मत जाना, क्योंकि वो भी ज्यादा मतलब उसका वैल्यू नहीं है। तो आपने रेंटल एग्रीमेंट, हाउसिंग अथॉरिटी ईमेल अगर आता है वो भी बेस्ट है। डिक्लेरेशन फॉर्म वो नोटरी करके आप लोगों ने DHL पे मंगवाना है, इधर किसी ये दोस्त से मंगवा के या किसी ओनर के साथ कांटेक्ट करके ये भी आप लोगों ने साथ में लगाना है, क्योंकि ये एड्रेस बहुत मैटर करता है। और होटल बुकिंग को थोड़ा साइड पे रखो आजकल। जो मेरा मशवरा है, आपको इधर से सही डॉक्यूमेंट्स मंगवा के स्टैंप लगा के लॉयर का लेके आओ। सही है, रेंटल एग्रीमेंट हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, उसके साथ अगर हाउसिंग अथॉरिटी का ईमेल भी आता है तो जब से वो फिर पक्का काम हो गया। अगर हाउसिंग अथॉरिटी का ईमेल भी आया और वो भी स्टैम्प करके भेज दिया या आपको ईमेल पे भेज दिया, अगर वो स्टैम्प भी ना हो तो मुश्किल नहीं, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको स्टैम्प होना चाहिए। सही है, तो ये बहुत मैटर करता है। हाउसिंग अथॉरिटी या रेंटल एग्रीमेंट और डिक्लेरेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट साथ में वो कर दो। NOC मस्त है, कंपनी से आपको NOC चाहिए, NOC मस्त है। सही है, कवर लेटर भी आप लोग अगर मेरे ख्याल में अभी 2024 में कवर लेटर भी मांगते हैं। कवर लेटर 1 पेज में बनाओ, बन सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दूसरा दोस्त का मेरा भी यही इशू हुआ था, जो मेरा दूसरा दोस्त था उसका भी ये एक्सपीरियंस हुआ था कि हाँ, उसका यही है कि उसको बताया था, आप लोगों ने जब भी अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, कम से कम 45 से 50 डेज आगे रखना है। क्योंकि ये जो प्रीमियम वीजा टाइप होता है ना, 250 यूरो आपने पे किया है, तो इसका मतलब है कि आपका पासपोर्ट जो है ना और आपका डॉक्यूमेंट्स ये इधर बाय ईयर आएगा, इधर माल्टा में। तो वो ये लोग जब डिसीजन लेते हैं, टाइम लगाते हैं, तो कम से कम 45 डेज मांगता है VFS आप लोगों से मांगता है 45 डेज। तो 45 डेज से कम होगा, आप लोगों ने 1 मंथ आगे टिकट बुक किया है, इंश्योरेंस 1 मंथ आगे बुक किया है, और एप्लीकेशन फॉर्म में, शेंजन फॉर्म में आपने 1 मंथ लिखा है कि मैंने इस तारीख को 1 मंथ बाद ट्रेवल करना है, तो वो सही नहीं है। आप लोगों ने कम से कम 50 डेज आगे, 45 से ऊपर होना चाहिए। 45 से ऊपर जितना भी डेज आगे आपने डेट बुक करना है कि आपने इस डेट को ट्रेवल करना है, इस डेट से उस डेट से इंश्योरेंस होने वाला है। सही है, और उस डेट से आपका फ्लाइट जो है ना, उस डेट से मतलब 45 डेज आगे आपने करना है। 50 डेज हो तो चलेगा। अभी उस बेचारे का 1 मंथ आगे था, तो उसका क्या हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर उसने क्या किया, उसने टिकट भी कंफर्म बुक की थी 2200-2300 दरहम की, और उस टाइम वो क्या रिफंड करता, क्या करता, उसने फिर दूसरा टिकट बुक करके और बहुत सारा कहानी करके, दूसरा इंश्योरेंस बुक करके, दूसरा फॉर्म फिल करके, आगे 45 डेज आगे डेट डाल के उसने विद इन वन आवर में पूरा ऑनलाइन करके उसने कर दिया। अदरवाइज VFS ने बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपका जो 250 यूरो है वो वेस्ट हो जाएगा और आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके उसने विद इन 1 आवर में पूरा वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके VFS को उसी टाइम कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा भी आया, वो आ रहा है, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तकरीबन 2-3 दिन बाद वो आएगा, तो मैं वो सामने बिठाऊंगा कैमरे के सामने, उसको जो मुश्किलात आई है, जो मसले मसाइल आई है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और आप लोगों को ऐसा मुश्किलात ना आ जाए। तो ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन बहरहाल मैंने ये VFS के बारे में जो आप लोगों को बताना था ये बता दिया। आप लोग बहुत एहतियात करो, और जो चीज़ें मैंने बता दिया है इस तरह करो, तो इंशाल्लाह आपका रिफ्यूज़ल वगैरह नहीं आएगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। सही है।
मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि आगे, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे कुछ इनकम वगैरह नहीं आता है इससे, बहरहाल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग आसानी से इधर आओ और आसानी से वीज़ा ले लो और आसानी से प्रोसेस करो। तो ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच।